नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय अध्ययन के पार्ट 3 जिसका नाम है व्यवसायिक पर्यावरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मानव पर्यावरण जल, भूमि, वायु और वनस्पति, जीव जंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसके ऊपर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। हमारा चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए व्यवसायिक पर्यावरण मतलब हमारा पर्यावरण कहलाता है। उसी प्रकार व्यवसायिक पर्यावरण होता है जो जिस पर जैसे व्यवसायिक पर्यावरण किसी भी नए व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है और लैंड मतलब भूमि की आवश्यकता होती है और मजदूरों की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इनको व्यवसाय लाता कहाँ से? अपने आसपास से लाता है। तो इनके लिए व्यवसाय अपने आसपास के स्रोतों पर निर्भर रहता है। तो जो व्यवसाय के आसपास के जो ये स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, व्यवसायिक पर्यावरण कहलाता है। तो जैसा कि हमने देखा, व्यवसायिक पर्यावरण में वे समस्त क्रियाएं जो घटनाएं आती है जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो यह व्यवसायिक पर्यावरण कहलाता है। तो अब हम इसके दो घटक होते हैं, एक सामान्य घटक और एक विशिष्ट घटक। तो सामान्य घटक के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और वैधानिक पर्यावरण आते हैं और तकनीकी पर्यावरण आता है। और विशिष्ट घटक के अंदर आते हैं पूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतियोगी संस्थाएं और विपणन संस्थाएं। जो विशिष्ट घटक है ये व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और जो सामान्य घटक है यह व्यवसाय को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो आज हम बात करेंगे अब विशिष्ट घटकों के बारे में। तो जिसमें पहला है पूर्तिकर्ता, जो व्यवसाय को निरंतर माल सप्लाई करता है, माल पहुंचाता है उत्पादन के लिए, वह व्यवसाय का पूर्तिकर्ता कहलाता है, जो माल सप्लाई करता है व्यवसाय को। और हमें व्यवसाय के संचालन के लिए किसी एक पूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हमें कोई धोखा दे सकता है, बाकी हमें बहुत सारों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और ग्राहक दूसरा है, तो ग्राहक की रुचि अनुसार जो मार्केट में फैशन चल रहा है, जो ग्राहक की पसंद है उसका उत्पादन हम करेंगे तो हमारा व्यवसाय अच्छे से संचालित होगा। यह भी व्यवसाय को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। प्रतियोगी, तो प्रतियोगी भी व्यवसाय को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मार्केट में बहुत सी कंपनी, टेलीकॉम कंपनियों में जैसे एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पहले से चल रही थी। जब से इनके सामने प्रतियोगी जियो कंपनी ने सस्ता डेटा देना और सस्ती कॉलिंग देना चालू किया, तो इनका मतलब व्यापार में कमी आई और जियो कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को लाभ हुआ। तो इस प्रकार से प्रतियोगी भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है विपणन मध्यस्थ। विपणन मध्यस्थ के अंतर्गत विज्ञापनकर्ता और थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता आती है। तो इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हम मार्केट में किसी भी दुकान पर कोई चीज लेने जाते हैं, वस्तु लेने जाते हैं, तो वह हमें उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को इतने अच्छे तरीके से बता देता है कि उसके बारे में इतनी फैसिलिटी या उसकी विशेषताएं बता देता है कि ये वस्तु ऐसी है वैसी है। तो हम वह वस्तु ना खरीद कर, मतलब जो वस्तु खरीदने जाते हैं वह ना खरीद कर दूसरी खरीद लेते हैं। तो यह भी किसी न किसी रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय के सामान्य घटकों के बारे में, जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जिनके अंतर्गत पहला है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारी आर्थिक प्रणालियां, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशा आती है। तो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत पहले आर्थिक प्रणालियों के बारे में। तो हम 3 प्रकार की प्रणाली होते हैं: समाजवादी आर्थिक प्रणाली, मिश्रित आर्थिक प्रणाली और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है यह जिसके अंतर्गत व्यवसाय के ऊपर स्वामित्व सरकार का होता है, यह चीन में पाई जाती है। और दूसरी है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, जिसके अंतर्गत स्वामित्व सरकार, व्यवसाय का के ऊपर स्वामित्व निजी व्यक्तियों का होता है, यह अमेरिका में पाई जाती है। और तीसरी है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, जो हमारे भारत में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय पर स्वामित्व निजी और सरकार दोनों का मिक्स होता है। दूसरी आर्थिक नीतियों के बारे में, तो आर्थिक नीतियां, जैसे आर्थिक नीतियों के अंतर्गत रोजगार नीति और कृषि नीति आदि नीतियां आती हैं। और नवीन नीति 1991 के बाद में जो हमारे देश में 3 नवीन नीतियां लागू हुई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह भी इन नीतियों के अंतर्गत आती है। तो हम बात करेंगे पहली कृषि नीति के बारे में। तो कृषि नीति के अंतर्गत सरकार ने
ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देकर उनके विक्रय को बढ़ाया, जिससे इस ट्रैक्टर के व्यवसाय को बढ़ावा मिला। तो अब हम बात करेंगे 1991 की नवीन आर्थिक नीतियों के बारे में। तो इनमें पहले है उदारीकरण। तो उदारीकरण से आशय ये है कि सरकार ने कुछ ऐसे व्यवसायों को लाइसेंस फ्री किया या निजीकरण को बढ़ावा दिया कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो व्यवसाय पहले सरकार करती थी वह अब सामान्य व्यक्ति या सामान्य बिजनेसमैन कर सकता है। जैसे सरकार के एक उदाहरण के द्वारा हम समझे तो सरकार के पहले पेट्रोल पंप चलते थे, जैसे कि इंडियन ऑयल और ऐसे कुछ पेट्रोल पंप चलते थे सरकार के। तो अब हमें कहीं ना कहीं रिलायंस के पेट्रोल पंप भी देखने को मिल रहे हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित हो रहे हैं। दूसरी है निजीकरण। तो निजीकरण से आशय ये है कि सरकार ने जो व्यवसाय निरंतर घाटे में जा रहे थे सरकार के, उन्हें निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया। जैसे कि हम टेलीकॉम कंपनी के उदाहरण के द्वारा समझे कि जो BSNL कंपनी है वो लगातार घाटे में जा रही थी, तो सरकार ने उसे निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया। तो इस प्रक्रिया को इस नीति को निजीकरण की नीति कहते हैं। और तीसरी है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आशय ये कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, या व्यवसाय के जो ये बाहरी दरवाजे हैं, मतलब देश के दरवाजे बाहर की कंपनियों के लिए खोलना, या हमारे देश के दरवाजे बाहर व्यवसाय करने के लिए खोलना। तो इस नीति के अंतर्गत इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझे। जैसे डोमिनोज कंपनी जो की एक अमेरिकन कंपनी है, वह भारत में व्यापार कर सकती है, और हमारे भारत की जो टाटा कंपनी है वह विदेश में व्यापार कर सकती है। इसे हम वैश्वीकरण के रूप में, एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। जैसा कि हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम अब इसे यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। धन्यवाद।